हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 3 ऑफ द माइंडसेट 1952। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। माइंडसेट का हम लेक्चर नंबर आज 3 करने वाले हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूँ। कुछ सवालों के जवाब हैं बच्चों के, ठीक है। कुछ सवाल हैं बच्चों के एंड आई विल आंसर दैट। द फर्स्ट इज आई विल राइट हेयर, तो मैं बाद में इरेज कर दूंगा, अभी इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सी, सबसे पहली बात तो ये कि क्या सारे एक्ट्स कवर होंगे। जो भी आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे कोर्स डिस्क्रिप्शन है, जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है आपका, वहाँ पे जितने भी एक्ट्स दिए गए हैं वो सारे कवर होंगे। 15 एक्ट्स टोटल हैं। देर आर टोटल 15 एक्ट्स दैट वी विल कवर। हम 15 एक्ट कवर करने वाले हैं एंड दैट विल आई विल कंप्लीट। वो मैं सारा करवाऊंगा आपको, और वो भी सारा डिटेल में करवाऊंगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। सी, द सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत बच्चे पूछते हैं, क्या सारे लेक्चर्स इतने लेंदी हैं क्या जिसमें 10-10 लेक्चर्स लगेंगे? नहीं, सारे नॉट ऑल दी एक्ट्स आर लेंदी। ओके, तो सारे एक्ट्स जो हैं लेंदी नहीं है। सी, सम ऑफ द एक्ट्स हैव ओनली 15 सेक्शंस, सम ऑफ द एक्ट्स हैव 30 सेक्शन, सो दैट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम नॉर माइंड। वो बहुत सारा टाइम नहीं लगेगा। बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जहाँ पे 15 सेक्शंस ही हैं, 20 हैं, 25 है, 30 है, 40 हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द सेक्शंस, जितने सेक्शंस होंगे उतने वीडियोज लेक्चर्स उसमें ज़्यादा लगेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग, सारे जो एक्ट्स हैं वो नहीं हैं इतने बड़े बड़े। जो सबसे बड़े एक्ट्स हैं वो मैं पहले आपको करवा रहा हूँ, सो दैट लास्ट में आप उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ। सो दैट यू कैन इजिली रिवाइज दोज एक्ट्स। द बिगर वन आई एम कंप्लीटिंग फर्स्ट, द स्मॉलर वन आई विल कंप्लीट इन लास्ट, ठीक है। दैट इज वाई द नेक्स्ट इज, see, some of the people are asking ki is it sufficient? I am writing here, is it sufficient? Is it sufficient? So एक मैं आपको बता देता हूँ कि you just go and watch any video available according to you and you will not find a detail that I am teaching you. मैं जितने डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। Why I am saying this? I am not boasting myself. मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। जस्ट आई एम सेइंग कि आई एम कंप्लीटिंग एवरी सेक्शन, आई एम कंप्लीटिंग एवरी सेक्शंस एंड प्रोविजंस। मैं सारे सेक्शंस और प्रोविजंस करवा रहा हूँ। आई एम नॉट लीविंग अ सिंगल सेक्शन। फैक्ट्रीज एक्ट में 120 सेक्शंस थे। आई हैव कंप्लीटेड ऑल द 120 सेक्शंस ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट विथ प्रोविजंस। ओके, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट दैट इज अनदर मैटर, बट आई विल कंप्लीट एवरी सेक्शंस। सी, जो सेक्शंस बहुत ही इरेलीवेंट होंगे, लाइक जैसे कि माइंस एक्ट में बहुत सारे ऐसे सेक्शंस आएंगे जो रिपीटेटिव हैं, सिमिलर टू फैक्ट्रीज एक्ट, बट आई विल टेल यू कि ये सेक्शंस क्या कहता है। मैं उसको डिटेल में नहीं करवाऊंगा बिकॉज दैट इज नॉट रिलेवेंट, बट स्टिल आई विल टेल यू कि दिस सेक्शन इज रिगार्डिंग व्हाट। वो सेक्शन किस चीज़ के बारे में बात करता है। एटलीस्ट यू शुड हैव दैट बेसिक आइडिया ऑफ दैट सेक्शन। आपको उस सेक्शन का बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात, क्या ये जो पढ़ रहे हैं हम, द सिलेबस which we are studying, is it relevant for other examination? It is also equally important for ALC examination. Assistant Labor Commissioner का examination होता है। It is equally and मतलब most importantly important, ठीक है। Next it is also equally important for your EPFO examination conducted by UPSC. Both these examinations are conducted by UPSC. Okay, so these acts and laws are asked in these two examination also. So what I am teaching you is more than sufficient for these examination also. Why I am saying this? See, law में क्या होता है ना, what happens in law subjects, basically the questions are very predictable, ठीक है। Questions are very much predictable. Why it is predictable? Because the questions are framed from sections and provisions only. They will not ask you questions outside the sections, outside the provisions. वो जितने भी questions पूछेंगे they will ask you from the sections or the provisions, ठीक है। 95% of the questions will be from sections or the provisions. तो सवाल ही नहीं होता है कि questions बाहर से आए। Since we are completing all the sections, हम सारे sections कर रहे हैं, तो चाहे वो ALC का एग्जाम हो, चाहे EPFO का एग्जाम हो, चाहे वो वेलफेयर इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, चाहे कोई भी और एग्जामिनेशन हो, आपको यहीं से आना है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट। Now second point regarding notes, is this notes what I am providing here in form of class notes, is it sufficient? It is, again I am saying, more than sufficient.
जो आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इतना भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि मत पढ़ना। बट अगेन आई एम सेइंग कि जो नोट्स है ना वो सारे यही सेक्शंस एंड प्रोविजंस के बेस पे हैं। तो अगर आप पूरा नोट्स पढ़ लोगे तो आपको कोई भी बेयर एक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स अलॉन्ग विथ वीडियोज़, नोट्स प्लस वीडियो, this is all you need to cover. See what happens, I cannot write everything in notes, ठीक है। वीडियो देखोगे तो कॉन्सेप्ट यू विल अंडरस्टैंड, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, नोट्स विल बी अ केक वॉक फॉर यू। नोट्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपको 5-10 मिनट में रिवाइज कर लोगे उसको। यू विल रिवाइज इन 5 to 10 minutes, गेटिंग माई पॉइंट। सो दैट इज वाई आई एम सेइंग वीडियोज़ के बाद नोट्स पढ़िए और उसके बाद समझिए, तो आपको नोट्स बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो दीज वर फ्यू queries from the student side, so I thought कि I should address it. Now moving forward towards our lecture, तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Let me erase. So this is our lecture 3rd of the Minds Act. ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है Minds Act का, और इसमें हम चैप्टर 3rd और चैप्टर 4 आज करेंगे, क्योंकि these chapters are very small, 3, 4, 5 सेक्शंस ही हैं इसमें टोटल। So I will cover 2 chapters today. Okay, and few of the sections are important, otherwise rest just you need to read it. Okay, that's it. So chapter 3 talks about committees. Okay, so what is committees, how the committees are constituted, ठीक है। committees के powers क्या क्या है, what are the powers of committee, roles and responsibilities of the committee, तो ये कहाँ पे दिया गया, चैप्टर 3 में दिया गया। तो the very first question they can ask you is which chapter of the Minds Act talks about committee, कौन सा चैप्टर जो है Minds Act का वो कमिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। कमिटी जैसे कुछ बच्चे जो हैं हिंदी मीडियम से हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करता हूं आपको, बट जो टर्म्स हैं कमिटी, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा इंग्लिश में भी, क्योंकि आप, ठीक है, अभी आप जॉब में आपके क्वेश्चंस इंग्लिश में हिंदी में आएंगे, बट लाइफ में कभी भी जाओगे तो आपको दोनों का इस्तेमाल इक्वली करना आना चाहिए। आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आना चाहिए और हिंदी भी आना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वाई आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी। मैं ट्राई करूंगा कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, मैं सारी चीज़ों को कोशिश करूंगा कि हिंदी में एक्सप्लेन करूं। ओके, सो द कमेटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। कमेटी में क्या होता है, कुछ लोगों की कमेटी बनाई जाती है, कुछ चंद लोग, जैसे 10 लोग, 8 लोग, 7 लोगों की एक ग्रुप बनाया जाता है, जिसके अंदर उनको कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, ठीक है। तो उसी कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं। और चैप्टर 3 में कितने सेक्शंस हैं, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन चैप्टर 3, तो 12, 13, 14 and 15. So total 4 sections are there in this chapter 3. Getting my point? So the very first section is section 12, which talks about committee. जो हमारा पहला सेक्शन है कौन सा है, कमिटी। कमिटी किसको बोलते हैं, कैसे इसका गठन किया जाता है, हाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 12। ये सेक्शन 12 में दिया गया है कमिटी के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, लेट्स स्टडी। सो फर्स्ट इज इस्टेब्लिशमेंट, कि इसको इस्टेब्लिश कैसे किया जाता है, इसका गठन कैसे किया जाता है, इसका गठन कैसे किया जाता है, हाउ इट इज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश वन और मोर कमिटी फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस रिलेटेड टू माइनिंग ऑपरेशंस। मतलब ये कि हु हैज अथॉरिटी, कौन इसका गठन करेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कौन करेगा, केंद्र सरकार। गेटिंग माई पॉइंट, जो केंद्र में सरकार है वो बेसिकली माइंस एक्ट के जो कमिटीज होती हैं उनका वो गठन करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी, ओके, एंड दे कैन कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर देन वन, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से कमिटी का गठन किया जाएगा। जैसे एक माइंस है सपोज, तो वहाँ पे एक कमिटी भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी कमिटी हो सकती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब उसमें कितने प्रकार के लोग हैं, किस किस फील्ड के लोग होंगे, मतलब उनका कॉम्पोजिशन क्या होगा, ठीक है। तो ईच कमिटीज कंपोजिशन इज डिटरमिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगेन द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू डिसाइड द कॉम्पोजिशन ऑफ द कमिटी। कमिटी में कितने प्रकार के लोग होंगे, कितने लोग होंगे, कैसे उनका सिलेक्शन होगा, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो कमिटी में कौन कौन जनरली होते हैं, हु आर द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। So the first will be chairman and it will be appointed by the whom? Central government. Getting my point?
Next is there will be two representative in general, two representative from miners. Miners who are basically the workers. Who are miners here? The workers who is working in mines. जो वर्कर्स, जो मजदूर काम कर रहे हैं माइंस में, उसको हम बोलते हैं माइनर्स. ओके, दिस माइनर इज डिफरेंट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस वन. ठीक है, दिस माइनर, इस माइनर को बोलते हैं बिलो, ठीक है, 18 ईयर्स ऑफ एज. 18 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, ये माइनर अलग है और ये माइनर अलग है. यहाँ पे ई लिखा हुआ है, यहाँ पे ओ लिखा हुआ है. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द टर्म माइनर. माइनर हेयर मीन्स द वर्कर हु इज वर्किंग इन द माइंस. गेटिंग माई पॉइंट? जो वर्कर्स माइंस में काम करते हैं वो माइनर्स कहलाएंगे. तो दो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं माइनर साइड से, मतलब दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो वर्कर्स के साइड से इस कमेटी का हिस्सा होंगे. दे विल बी पार्ट ऑफ द कमेटी फ्रॉम वर्कर्स साइड. गेटिंग माई पॉइंट? टू फ्रॉम द ओनर्स ऑफ द माइंस. दो मेंबर जो होंगे ओनर्स की तरफ से. सी दीज नंबर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. अगेन आई एम सेइंग, बट इफ यू रीड द बेयर एक्ट, if you read the Bear Act, the composition is given 2. वहां पे composition क्या बताया गया? 2 बताया गया कि 2 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ओनर्स के साइड से, 2 रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए माइनर्स के साइड से, यानी कि वर्कर्स के साइड से. 2 representatives from owner side or the manager side and 2 representatives from the miner side. Okay, getting my point? Now experts in the mining operations. See, some of the engineers, scientists, ठीक है, I am writing here, scientists, engineers, these should be also appointed as a member of the committee. इन लोगों को भी कमिटी में रखा जाता है ताकि कुछ एक्सपर्ट लोगों की भी राय ली जा सके. So these are the composition of the mine committee. So okay. So what you need to remember, आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कमिटी में? आपको बस याद रखना है सेक्शन 12, दैट्स इट. सेक्शन 12 में कमेटी के बारे में बात की गई है. एंड कमेटी का गठन कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट्स. तो ये 2 चीज अगर आप याद रखोगे तो आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 12 एंड दिस इज द ओनली सेक्शन विच इज इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर. ये सेक्शंस बस आपको याद रखना है, बाकी सेक्शंस नहीं भी याद रखोगे तो काम हो जाएगा. Moving forward, section 13 talks about functions of the committee. So you can also use the mnemonics. अगर कमिटी सेक्शन 12 में दिया गया है तो उसके फंक्शन, वो कैसे काम करेगी कमिटी, ये कहाँ गया दिया गया है? सेक्शन 13 में दिया गया है. ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो. अगर आपको एक सेक्शन याद है तो उसके नेक्स्ट वाला सेक्शन क्या होगा? कमिटी का गठन होगा, उसके बाद कमिटी काम करेगी. इट मीन्स द फंक्शन ऑफ द कमिटी इज गिवन अंडर सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट. गेटिंग माई पॉइंट? सो the basic function, the fundamental function, I would say, the fundamental function is what? फंडामेंटल मतलब मौलिक फंक्शन, उनका क्या जो प्राथमिकता है. फंक्शन, बेसिक फंक्शन अगर पूछे कि कमेटी का क्या होता है तो एडवाइस करना होता है. व्हाट इज एडवाइस? एडवाइस टू होम? टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो अगर आपसे पूछे, इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हाट इज द फंक्शन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कमिटी, तो इट इज टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइस दे वुड गिव? किस प्रकार के एडवाइसेस वो देंगे? तो मैटर्स रिलेटेड टू व्हाट? द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द माइंस एक्ट. किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन विल वर्क, ओके, वेदर इट इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और नॉट. सो दीज ऑल द एडवाइस would be given to the central government by the committee. Okay. Next function is to regulation of the mine operations. They would also regulate the operations. Okay. Operations. वो ऑपरेशंस जो माइंस में बहुत सारे काम होते हैं तो उसको कैसे करना है, ठीक है, किस प्रकार से सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी कमेटी को रेगुलेट करने का काम दिया जाता है. ठीक है. थर्ड इज द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द माइनर्स. माइनर्स अगेन मीन्स द वर्कर्स वर्किंग इन द माइन. वर्कर्स वर्किंग इन द माइंस. गेटिंग माई पॉइंट? So these are the functions, some of the functions of the committee. Now the most important function, one important function is also there, that is inquiry. They may also conduct inquiry into the accidents. See what happens
इफ एनी एक्सीडेंट्स हैपन ड्यूरिंग एनी ऑपरेशन इन द माइंस, अगर कोई किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है किसी भी वजह से, तो कमेटी इसको इंक्वायरी भी कर सकती है, मतलब कैसे एक्सीडेंट हो गया, हाउ द एक्सीडेंट हैपन्स, सो एवरीथिंग, इट मीन्स दे विल कंडक्ट अ बेसिक इंक्वायरी और अदर मैटर्स रिलेटेड टू माइनिंग ऑपरेशंस and report their findings to the central government, and they will have to report whatever finding they have found, they will have to report it to the central government. जो भी फाइंडिंग्स उनको मिलेगी, ठीक है, इंक्वायरी उन्होंने किया तो उनको कुछ पता चलेगा कि ऐसा हुआ था, इस वजह से एक्सीडेंट हुआ था, तो ये सारा रिपोर्ट किसके पास जाएगा, दीज रिपोर्ट्स विल बी सेंट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्र सरकार के पास इसकी रिपोर्ट वो भेजेंगे. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर द फंक्शंस ऑफ द कमिटी, ठीक है, और सेक्शन 13 में दिया गया है. नाउ सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट पावर्स ऑफ द कमिटीज. पावर एटसेट्रा मतलब पावर क्या होता है, कैसे यूज करेंगे. सो दीज आर द गिवन अंडर सेक्शंस 14 ऑफ द एक्ट. सो सी, while performing their functions, the committee possesses powers similar to those civil court. एक सिविल कोर्ट के पास जो पावर्स होते हैं इन जनरल, नॉट ऑल द पावर्स, इन जनरल पावर्स, एंड आई विल टॉक अबाउट दोज जनरल पावर्स. व्हाट आर दोज जनरल पावर्स, वो हम अभी बात करेंगे, दैट वी विल टॉक इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है. अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है, जो सीपीसी के तहत सिविल कोर्ट के पास पावर है, वही पावर जो है कमिटी के पास भी होती है कुछ चीज़ों में, ठीक है. द पावर इज सिमिलर टू सिविल कोर्ट. So what are those power that is similar to civil court? The first power is summoning and enforcing the attendance of the witness. Summoning का मतलब होता है to call someone, ठीक है. Summoning, it is a court language to call someone. किसी को बुलाना, जैसे कोर्ट में अगर आपको बुलाया जाता है गवाही देने के लिए या कुछ भी, तो उसको हम बोलते हैं समन करना, ठीक है. तो जो पावर सिविल कोर्ट के पास होती है जनरल केसेस में कि किसी को बुला सकते हैं, समन कर सकते हैं, वही पावर कमेटी के पास भी यहाँ पे है. सो दे कैन समन ऑन इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेस. विटनेस का मतलब होता है हिंदी में गवाह, ठीक है. सो जो विटनेस होते हैं, जो गवाही देने के लिए आते हैं, उसको अटेंडेंस के लिए मीन दे कैन कॉल टू विटनेस द अटेंडेंस, मतलब कि उसको बुला सकते हैं, उनसे इंक्वायरी कर सकते हैं, उनसे पूछताछ कर सकते हैं और उनको प्रेजेंट होने के लिए कर सकते हैं. दे कैन आस्क टू प्रेजेंट, ठीक है. जहां पे भी जब भी उनको बुलाया जाएगा, दे कैन आस्क टू प्रेजेंट इन द फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी एटसेट्रा. दे हैव ऑल्सो पावर रिक्वायरिंग and the discovery and the production of the documents. See, they can also ask for required documents. मतलब वो किसी भी इंक्वायरी अगर हो रही है, कोई एक्सीडेंट हुआ तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मंगवा सकते हैं अपने पास, ठीक है, कि यू हैव टू प्रोड्यूस दीज डॉक्यूमेंट्स. सो दीज पावर्स दे possesses. नेक्स्ट इज रिसीविंग एविडेंस ऑन द एफिडेविट. दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर एविडेंस, ठीक है. दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर एफिडेविट. एफिडेविट का मतलब होता है स्वीकृति पत्र, ठीक है, हिंदी वालों के लिए. तो एविडेंस के लिए बुला सकते हैं, मांग सकते हैं, और उसके लिए स्वीकृति पत्र भी जो है आपसे मंगवाया जा सकता है. जैसे इन केस ऑफ एक्सीडेंट हुआ तो वर्कर्स से वो पूछताछ कर सकते हैं, उनसे एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनसे एफिडेविट ले सकते हैं. सो दीज ऑल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमिटी. Questioning any public record or copy thereof from any court or office. They can also ask, I am writing here, they can also ask or demand any document or copy from any court. जैसे कोई डॉक्यूमेंट जो है कोर्ट में है, ठीक है, वहां पे फैक्ट्री या माइंस में नहीं है. सो दे कैन ऑल्सो डिमांड एंड आस्क टू ब्रिंग दैट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द कोर्ट. अगर रिक्वायर्ड है, इफ इट इज रिक्वायर्ड, दे कैन आस्क फॉर और दे कैन डिमांड एनी डॉक्यूमेंट और कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट और एनी ऑफिस विच एवर इज रिलेटेड विद द इंक्वायरी ऑफ द एक्सीडेंट और वट एवर द वर्क इज. ओके, जो भी काम होगा तो कॉपी, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट वो मंगवा सकते हैं किसी कोर्ट से भी, किसी ऑफिस से भी, अगर वो माइंस एक्टिविटीज से रिलेटेड होगा, उस केस से रिलेटेड होगा तो. सो ये सेक्शन 14 में पावर्स की बात की गई है, ठीक है. तो आपको बस कुछ याद नहीं रखना है, मैंने आपको समझाने के लिए बस इतना बता रहा हूँ.
अदरवाइज अगर आपको कुछ याद ही रखना है तो सेक्शंस याद रख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, नाउ सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस. सी, पहले आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस. सपोज पहले हिंदी में बता देता हूँ हिंदी वालों के लिए. जैसे इंक्वायरी होती है, जैसे क्या होता है, कमेटी कंडक्ट एक इंक्वायरी करती है, तो उस कंडक्शन में जो भी कॉस्टिंग होगा, जो खर्च आएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस. ठीक है, तो उसकी रिकवरी कैसे होगा, कौन करेगा, कहाँ से किया जाएगा, ये सारी बातें सेक्शन 15 में की गई हैं. दीज ऑल थिंग्स आर गिवन अंडर सेक्शन 15. व्हाट आर दोज थिंग्स? कि इफ ए कमिटी कंडक्ट्स एन इंक्वायरी, सो देयर विल बी सम कॉस्टिंग. ठीक है, कुछ खर्च आएगा, देयर विल बी सम कॉस्टिंग एंड द एक्सपेंसेस. सो फ्रॉम वेयर दीज एक्सपेंसेस विल बी कवर्ड, who will pay these expenses, that is given under section 15 of the act. So that is what we are going to study. So it is written, if a committee conducts an inquiry and the expenses are not met by any other means expenses नहीं cover किए गए हैं, तो how these expenses will be covered? तो central government can recover these expenses from whom? From owner, agent or the manager of the mines. Basically, who is the owner or in charge of the mines. So you just need to remember one thing: the owner or agent or the manager has the obligation to pay the expenses of conducting इंक्वायरी. मतलब जो भी खर्च आया इंक्वायरी को कंडक्ट करने में, उसका खर्चा कौन पे करेगा? ओनर करेगा, एजेंट करेगा, मैनेजर करेगा. और ये कैसे कौन डिसाइड करेगा कितना करना है नहीं करना? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको सेक्शन 15 में बस इतना याद रखना, दैट्स इट. नाउ कमिंग टू चैप्टर 4. ठीक है, चैप्टर 4 ऑफ द माइंस एक्ट टॉक्स अबाउट, अगर चैप्टर 4 में फर्स्ट क्वेश्चन दे कैन आस्क, जो पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि चैप्टर 4 किसके बारे में बात करता है, तो चैप्टर 4 में क्या क्या दिया गया है? इट इज गिवन माइनिंग ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द माइंस. सो चैप्टर 4 टॉक्स अबाउट माइनिंग ऑपरेशन एंड हाउ द माइंस आर मैनेज्ड, बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ माइंस. सो हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर? सो टोटल 3 sections are there, 16, 17 and 18. So we will study about these 3 sections. So first is section 16. So section 16 talks about notice to be given of mining operation. So it is very important. If any mining operations is being conducted at any place, अगर कोई भी माइनिंग ऑपरेशन किसी भी जगह पे हो रहा है, तो उसका नोटिस आपको किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है, ये कहाँ पे दिया गया? सेक्शन 16 में दिया गया. इट इज गिवन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट. ओके, सो फर्स्ट वी विल सी द रिक्वायरमेंट. मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ज़रूरत है. तो बिफोर कमेंसिंग एनी माइनिंग ऑपरेशंस, किसी भी माइन ऑपरेशन के स्टार्ट होने से पहले, एंड विद इन बिफोर हाउ मेनी, एटलीस्ट आई एम राइटिंग हियर, एटलीस्ट 30 days prior to start any operations. It means if a mining operation is going to start, you have to give notice at least 30 days before, prior or before, 30 days before notice has to be given. Okay, before starting any mining operation. मतलब कोई भी माइनिंग ऑपरेशन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उससे 30 दिन पहले आपको एक नोटिस इशू करना होगा. और ये नोटिस किसको दोगे? दैट वी विल सी. एंड फर्स्ट देयर आर 2 क्वेश्चंस. हु विल इशू द नोटिस? फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकेंड क्वेश्चन इज टू whom this notice will be given. This notice will be given. So the first question यहाँ पे आता है सेक्शन 16 में कि पहले कि ये जो नोटिस है इशू कौन करेगा. 30 दिन पहले अगर कोई माइनिंग ऑपरेशन हो रहा है स्टार्ट, तो 30 दिन पहले ये नोटिस कौन इशू करेगा? हु विल इशू. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये नोटिस किसको जाएगा?
किसको देना है नोटिस. So we have two questions here and I will address both the question. So the first question, who will issue the notice? The owner or the agent or the manager. ठीक है, they are responsible for issuing the notice. मतलब इनकी जिम्मेदारी है कि ये नोटिस को इशू करें. They must provide a written notice. To whom? Now the question second is to whom? किसको देना है ये नोटिस? To whom they will provide this notice? To the chief inspector officer. The point number. Next is the Controller, Indian Bureau of Mines. Third is the District Magistrate of the district where the mine is located. मतलब ये these notice must be sent to these three people. The first, Chief Inspector Officer. The second, the Controller, Indian Bureau of Mines. And the third, District Magistrate. It means DM of this district. Okay, where the mine is located. So these three people will be getting notice from the owner, agent, manager saying that yes, we are going to start a particular mine operations in this particular place. Okay, मतलब ओनर एजेंट जो भी होगा बताएगा 30 दिन पहले कि सर हम ये ऑपरेशन माइंस में ये करने वाले हैं. किनको किनको बताएगा? चीफ इंस्पेक्टर ऑफिसर को बताएगा, कंट्रोलर इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस को बताएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम को बताएगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट section 16. Getting my point? Now coming to section 17 of the act, which talks about managers. So they can ask you, ये important हो जाता है, which section talks about managers. So section 17 talks about managers. So who appoint the manager? The very first question, who appoint the manager? Manager of the mines. The very first question that I will address कि मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है? See, every mine must have a manager holding a certificate of competency. मतलब if a person is being appointed as a manager, he should hold a particular certificate of competency. मतलब कुछ रिक्वायरमेंट है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए एक मैनेजर में, तभी वो मैनेजर बनेगा. बट द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि हु इज गोइंग टू अपॉइंट देम. So who has authority? Basically the owner of the mines. Again I am writing here owner of the mines. So this is important. So they can ask you questions, who has authority to appoint the manager? So options will be like कि the inspector, the chief inspector, the central government, the state government or the owner. ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ऐसे कि मैनेजर को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है, तो ऑप्शंस होगा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, चीफ इंस्पेक्टर करता है या ओनर करता है. तो योर आंसर शुड बी ओनर. डोंट टिक सेंट्रल गवर्नमेंट, डोंट टिक चीफ इंस्पेक्टर ऑफिसर. ओके, हाँ, एक बार अपॉइंटमेंट के बाद ये नोटिस आगे जाएगा, बट हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट? द ओनर हैज अथॉरिटी टू अपॉइंट. ओनर ही अपॉइंट करेगा मैनेजर. ओके, सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू कैन रीड. द मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन, इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द एक्ट एंड रिलेटेड रेगुलेशंस. मतलब उनका क्या काम है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर का? कि वो ओवरऑल कंट्रोल जो है माइंस का वो देखेंगे, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे होना चाहिए, सारा काम उन्हीं का है. डायरेक्शन किस प्रकार से माइंस एक्टिविटीज चलेंगी, दीज ऑल थिंग्स दे आर लुक्ड आफ्टर बाय द मैनेजर्स. नाउ वन मोर क्वेश्चंस आई विल एड्रेस हियर. जस्ट वेट, गिव मी अ सेकेंड टू इरेज दिस. ओके, yes, see what happens. See, we have a Ram is a, I'm giving you an example. Ram is the owner of the mines, owner of the mine, owner of a mine. Okay, so he can appoint Mohan. He can appoint Mohan as a manager. ओके, सी राम हैज टू ऑप्शन. एक पहला ऑप्शन राम के पास ये है कि राम जो है मोहन को, एक दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करता है मैनेजर. सेकेंड ऑप्शन राम हैज, राम हिमसेल्फ अपॉइंट हिमसेल्फ एज द मैनेजर. राम जो है खुद को भी मैनेजर बना सकता है. ओनर है राम, ही इज द ओनर एंड ही कैन अपॉइंट हिमसेल्फ एज द मैनेजर ऑफ द माइंस. गेटिंग माई पॉइंट? तो ही हैज
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर इन द सेंस कि ही मतलब जो ऑनर होता है माइंस का बेसिकली इधर ही कैन सेलेक्ट अ पर्सन आउटसाइड ऑफ द प्रीमाइसेस एज अ मैनेजर और ही कैन नॉमिनेट हिमसेल्फ एज द मैनेजर। गेटिंग माई पॉइंट, मतलब इसलिए मैं इंटरचेंजेबली हम इस्तेमाल करते हैं कि मैनेजर ओनर बेसिकली दे आर सिमिलर थिंग्स। ठीक है, एक ओनर मैनेजर भी हो सकता है या दूसरे इंसान को अपॉइंट भी कर सकता है। सो बेसिकली दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, बट एटलीस्ट आपके एक जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Getting? So that is all given under section 17. Section 17 talks about the managers. Now, section 18. Okay. Duties and responsibilities of owners, agent and managers. So these three things are basically they are the employer side. अगर आपको इसको इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टर्म्स में समझाऊं तो दे आर एम्प्लॉयर्स। ओके, दे एम्प्लॉयज द पर्सन्स। ठीक है, ये वर्कर्स नहीं होते हैं, ये बेसिकली दे आर मालिक्स ऑफ द माइंस। ओके, सो देर आर टू काइंड्स ऑफ ड्यूटीज। द फर्स्ट इज द ओनर एंड एजेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फाइनेंशियल एंड अदर प्रोविजंस कंप्लाई विद द एक्ट एंड रिलेटेड रेगुलेशंस। क्या क्या करते हैं वो, फाइनेंशियल कितनी किसको वेजेस सैलरीज दी जाएंगी वगैरह वगैरह। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एजेंट्स या ओनर्स जो है मैनेजर्स हैं, इनका काम है कि कितना काम होगा, कैसे काम होगा, कितना पैसा मिलना है किसी को। So these things are done by the managers. They must take necessary step to ensure safety, health and welfare of the workers. उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्कर्स के सेफ्टी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, वेलफेयर वर्कर्स को लेकर के they have to take care of everything. Okay, and some of the specific duties are provide maintenance safe working conditions, ensure regular supervision by competent persons, comply with all applicable provisions of the act and regulation. So some you can read it, मतलब जनरल सारी बातें की गई हैं कि उनको सेफ जो वर्कर्स हैं वहाँ पे उनको सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड कराना है, उनको देना चाहिए। ठीक है, रेगुलर सुपरविजन होना चाहिए। ठीक है, जो वहाँ पे सारा काम हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, वो एक्ट एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 18 एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट। ओके, in the next class I will proceed further with the next chapter. Now in the next class what I will do, I will discuss 1 second, I'll discuss important sections in detail. Okay, and the similar sections I will just give you a brief of it. मतलब मैं आपको जो सिमिलर सेक्शन जो हम फैक्ट्रीज एक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रोविजन सॉरी, ठीक है, जो टर्म्स आएंगे सेक्शंस आई विल टेल यू, बट जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी प्रोविजंस वगैरह वो सिमिलर हैं दोनों में, तो उसको मैं आपको ब्रीफली बता के आगे बढ़ूंगा। और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है, आई विल डिस्कस इन डिटेल सो दैट वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस इन अप्रोप्रिएट टाइम। हम समय पे सिलेबस को ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि वी हैव टू कवर 80 सेक्शंस, हमें 80 सेक्शंस करने हैं इस एक्ट में अराउंड। ठीक है, तो आई विल कवर जो हम 60 सेक्शंस तो हम डिटेल में करेंगे और कुछ 20 सेक्शंस होंगे, जैसे कुछ सेक्शंस को रिपील भी किया गया, हटा दिया गया है, तो उसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि आपके काम का नहीं, एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं जाएगा क्योंकि रिपील हो चुका है वो। तो मोटा मोटी हमारे पास 60 सेक्शंस होंगे एंड दैट वी विल डिस्कस इट। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, कुछ फीडबैक देना हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी इतना ही।